राजनीति में नेता बनना एक बड़ी बात मानी जाती है, परंतु उससे भी बड़ी बात तब मानी जाती है जब आपकी आयु युवा हो और उसके साथ साथ आप किसी पूर्व में रहे मंत्री का टिकट काटकर चुनाव लड़ें और वो चुनाव जीतें भी। इशारा समझ गए होंगे आप। इस समय हमारे साथ संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में मौजूद हैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक सुदर्शन बबलू। आपसे पहला सवाल लूंगा, जहां पर टिकट की चर्चा आती है, सुदर्शन बबलू के टिकट की पैरवी किसने की थी? क्योंकि पृष्ठभूमि अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की देखें, सिटिंग विधायक भाजपा के थे और जो भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़ते थे वो उसी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं कुलदीप कुमार। अ, ऐसा था कि चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर बहुत चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा। और मैं वहाँ से एक आम परिवार से, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और दूसरी बात ये थी कि टिकट कांग्रेस पार्टी ने मेरी कार्यशैली को देखते हुए एक सर्वे के आधार पर मुझे टिकट मिला वहाँ पर। और स्टेट में मुझे माननीय हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो मेरी टिकट की पैरवी की वहाँ पर, और हाईकमान तक मेरी आवाज़ पहुँचाई। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हाईकमान का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरी कार्यशैली को देखते हुए मैं हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी और मैडम दीपा दास मुंशी जी, जिन्होंने पूरे सर्वे के आधार पर देखा कि कौन जीतने वाला है, तो उस हिसाब से मुझे टिकट जहाँ पर दिया। तो चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता का तो पहले मन था कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि जब वो सर्वे के आधार पर अगर वहाँ से लोगों से पूछा जाता था, तो मुझे लोगों को फ़ोन आते थे कि हमें एक फ़ोन आ रहे हैं, हमें शिमला से फ़ोन आ रहे हैं, हमें दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं कि आपका अगला विधायक कौन, आप किसको चुनना चाहते हैं। तो वो मुझे फ़ोन करके स्पेशल बोलते थे कि हमने आपका नाम लिया। तो आप वहाँ से हमने उनको बोला कि अगर सुदर्शन सिंह बबलू को टिकट मिलती है तो हम उनको वोट डालेंगे, और भाई वोट ही नहीं डालेंगे। लोगों कैसे भी लोग, कुछ लोगों के ऐसे भी मुझे जवाब आते थे। सो मतलब लोगों की आवाज़ थी, हाईकमान ने उस पर पैरवी की, गौर किया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सुखविंदर सुक्खू जी ने उस पर गौर की, और इस बिहाफ पर मुझे वहाँ पर टिकट मिला। घर का जवान लड़का जब चुनाव लड़ने की बात करता है तो घर वाले कई बार असहज महसूस करते हैं, और साथ कर वही लड़का जब एक निर्धन परिवार से हो, साधारण परिस्थितियों से निकला हो, फिर घर वाले और कहते हैं कि कुछ और काम धंधे की तरफ सोचो, राजनीति की तरफ नहीं। क्या सुदर्शन बबलू के साथ भी ऐसा हुआ कि किसी घर के सदस्य ने ऐसा बोला हो कि रहने दो, चुनाव क्या लड़ना? ऐसा था कि मेरे परिवार की स्थिति ऐसी थी कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि चुनाव लड़ना है। ना ही कभी किसी ने ऐसा कोई गाइडलाइन थी कि ऐसे कोई अपने चुनाव राजनीति में जाना है। तो मुझे तो कई बार मेरे पिताजी ये बात भी बोलते थे कि यार, आप बड़ा अच्छा, हमारा बिजनेस सेटल है, परिवार है, आपने बड़े मुश्किल से अपना बिजनेस सेटल किया, तो क्यों अपने समय की बर्बादी कर रहे हो, क्यों अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हो। आप हमें ये चीज़ें जो शोभा नहीं थी, बड़े लोगों की काम है, ये आपके बस की बात नहीं, तो आप इसको छोड़ दो। तो पर नहीं, लोगों का प्यार था और मेरा मन था कि हमने लोगों के बीच में लोगों की सेवा करनी है। सेवा भाव के आधार पर हम आगे आए, और लोगों ने ही एक मन बना लिया था कि इस बार हमने, एक्चुअली हमारी विधानसभा की थोड़ी विडंबना ये रही है कि बाहरी लोग जो है वहाँ पर आकर चुनाव लड़ते थे। जैसे ही हमारी विधानसभा रिजर्व हुई, तो जो पहले ग्रेड से चुनाव लड़ते थे, चाहे वो हमारी पार्टी से थे, चाहे वो भाजपा की से थे, तो वो आके हमारी विधानसभा में उन्होंने एंट्री की, और वहाँ से पर लोगों को इस बार मन था कि हमने इस बार लोकल को हमने जहाँ पे चुनना है। तो उसी के आधार पर मेरा एक नारा भी लोगों ने मुझे दिया कि नेता नहीं बेटा, हमने इस बार नेता नहीं, अपने बेटे को वोट डालनी है। और उसके पीछे भी एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक बार किसी हमारी औरत थी, एक बुज़ुर्ग औरत थी, माता थी वहाँ पे, उनके घर में आग लगी। तो मैं वहाँ पर, उनको किसी ने बताया कि आपके घर में आज कोई नेताजी आ रहे हैं और वो आपके घर के यहाँ पे देखेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो जब मैं उनके घर में गया तो मुझे उन्होंने गले से लगाया और मुझे बोला कि मुझे नेता नहीं, ये तो मेरा बेटा है। तो मेरा वहाँ से एक नाम चला, नेता नहीं बेटा, और वो इसी आधार पर मेरा नाम पूरे हिमाचल में भी एक नारा फेमस हुआ कि नेता नहीं बेटा। और उसी तरीके से मुझे लोगों ने अपना प्यार दिया, और लोगों ने वहाँ पर मुझे यहाँ से विधायक चुना। पर घर की बात स्थिति ऐसी रही कि मेरी वाइफ ने भी एक बार मुझे किसी बात बोली कि अगर आप राजनीति में जाएंगे तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। पर मैं थैंक्स ऑफ माय फैमिली कि उन्होंने मेरे जब मुझे टिकट मिला, मेरे साथ सबसे ज़्यादा काम मेरी वाइफ ने, लोगों के डोर टू डोर चले उनके। जब मुझे शाम को आते थे, मुझे पैर दिखाते थे कि मेरे पैर में स्वेलिंग हो गई, सूज गए मेरे पैर, लोगों के मैं घर जाके, मतलब कि इतने उन्होंने वोटिंग लोगों की मांगी। सो मतलब कि उन मेरे परिवार का बाद में मेरे साथ में हमेशा साथ रहा। तभी तो परिवार के साथ के बिना बंदा आगे नहीं पहुंच सकता, तो ये मेरे साथ ऐसा रहा है। आपके विषय में एक और बात पूछना चाहूँगा। आप एक राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखते हैं, आप साधारण परिवार से आते हैं, आपने भी बताया। सवाल मेरा ये है, जब आप पढ़ाई कर रहे थे या जब आप हायर एजुकेशन के लिए गए, तब आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा देखा कि जिससे आपको लगा कि नहीं यार, मैं अगर विधायक होता तो मैं ये काम करता?
मेरे विधानसभा के अंदर एक मैंने जैसे पहले बात की कि बाहर से आकर लोग चुनाव लड़ते रहे वहाँ से, तो उनको उस विधानसभा से कभी लगाव ही नहीं था। उन्होंने अपनी विधानसभा को अपना समझ के काम नहीं किया। वहाँ पे वो एक व्यापारिक तौर पर आकर के मतलब राजनीतिक व्यापार करने के लिए लोग वहाँ पे आए। और जब मेरा एक सबसे बड़ा जब मैंने राजनीति के बारे में सोचा कि यहाँ पर मैंने तो हमें ऐसा लगता था कि हमारी विधानसभा के साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। उसका कारण था कि जो लोग बाहर से आए हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, उनको हमारी पब्लिक से हमारी चिंतपूर्णी की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं था। उनका दुख उनका सुख उनको कोई मतलब नहीं था। वो आए अपना उन्होंने राजनीति चमकाई और अपने चुनाव जीता और चले गए। और पर जब हमें ये लगा कि हमें हमारा जब हमारी धरती है हमारा वहाँ पे हमारे लोग हैं तो हमें अपने लोगों के लिए आगे बढ़ आना चाहिए। तो मैंने इसी मिशन को लेकर के मैं आगे आया, लोगों के साथ जुड़ा। और आज भी मैं एक सच्चाई बताता हूँ मैं कि मुझे आज तक कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं विधायक बन गया हूँ। मैं आम जनता के बीच में आम लोगों की तरह बीच में उनके बीच में जाता हूँ। मेरे साथ वही कार्यशैली जैसे मेरे 5 साल पहले जो लोग मेरे पास आते थे अपना दुख मुझे बताते थे, अपनी खुशी में मुझे शामिल होने के लिए बोलते थे, मैं जाता था। मैं उसी पैटर्न पे आज भी काम कर रहा हूँ। और मुझे कभी मैं अपनी जनता से मैं वादा करता हूँ उनके साथ मैं उनके साथ जो उन्होंने मुझे विश्वास से मुझे अपना बेटा समझ के मुझे उन्होंने वोट डाली, तो मैं उनके बीच में हमेशा नेता नहीं बेटा बन के ही जाऊँगा, ये मेरा उनसे वादा है। आपके बारे में एक और बड़ा रोचक किस्सा आता है। आपके जिन करीबियों से हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि आप मटर पनीर के बड़े शौकीन थे और उसी की वजह से आप शादियों में कई बार काम करने भी जाते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं अपने जीवन के बारे में छोटा सा बताता हूँ कि हमारे एक ऐसा गरीब परिवार से थे कि हम तो कई बार शादियों में मेरे एक रिश्तेदार थे, वो एक बेटर जैसे वो टेंडर लेते थे कि हम बेटर हम आपको देंगे। तो हमें एज ए बेटर वहाँ पे लेके जाते थे। तो वहाँ पे हमें 100 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। 100 रुपये दिहाड़ी इतने मायने नहीं रखती थी वहाँ पर, ज़्यादा ये मायने रखता कि वहाँ पे हमें मटर पनीर खाने को मिलेगा, अच्छी अच्छी सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे हम लोगों के बल्कि वहाँ पे शादियों में काम करने के लिए जाते थे। तो आज चलो हमने जहाँ भी काम में किसी भी तरह भी शर्म नहीं होनी चाहिए, तो हमने उस तरीके से जो हमने किया मैं अपने आप में बताता हूँ। हमने ढाबे पे मैंने काम किया, वहाँ पे हमारे बाबा बुडभाग सिंह जी एक हमारे एक बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वहाँ पे एक ढाबे बाहर से लोग आते थे, तो वहाँ पे बड़े छोटे टेंट लगा के ढाबे लगते थे। तो वो ढाबे के अंदर मैंने काम किया, तो 24-24 घंटे लगातार मैंने वहाँ पे बर्तन भी साफ़ किए हैं। सो लोगों के बीच में जा कर के हमने एक बार हम घर पे सब्जी उगाते थे और साइकिल पे जा कर के सब्जी भी लोगों के घर में वही तोड़ के सब्जी बेचनी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हमने वो किया वहाँ पर। तो उसके बाद मैंने कंपनी के अंदर नौकरी शुरू की है। 2006 से लेकर 2009 तक एक मैंने कंपनी के अंदर 5,000 रुपये सैलरी पे मैंने काम शुरू किया था उस समय। तो 2009 में मैंने अपना काम शुरू किया। आज मेरी 2 अपनी इंडस्ट्री है खुद की, वही इंडस्ट्री जिसके अंदर मैं काम करता था मेरी खुद की इंडस्ट्री अपना स्टील प्लांट है। और हिमाचल के अंदर ज़्यादा 2 या 3 प्लांट होंगे, उनमें से मेरा भी एक प्लांट है वो। इसके अलावा मैं देख रहा था जब आप विधायक बने, आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की जिसके ऊपर आपने लिखा कि जिस जो अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो मुझे अवगत करवाएं, मैं उसके समाधान के लिए प्रयास करूंगा। और जब हम लोगों के कमेंट पढ़ रहे थे, सबसे ज़्यादा जो लोगों ने शिकायत की वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की। मेरा आपसे सवाल ये है, आपके विधानसभा क्षेत्र से आपकी ही पार्टी के एक पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, भाजपा ने भी वहाँ काफ़ी बार नेतृत्व दिया है, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों सुदृढ़ नहीं हो पाई? मैं आपसे ये पहले भी कर चुका हूँ। 5 साल भाजपा की सरकार रही वहाँ पे विधायक रहे, सेंटर में भी भाजपा की सरकार थी। डबल इंजन का ये गुणगान करते रहे। पर विधानसभा के अंदर चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर जैसे पिछले 5 साल में इन्होंने एक सौतेला व्यवहार टाइप वहाँ पे हुआ कि मैंने आपको बोला कि उन्होंने हमारे विधायक थे, उन्होंने अपने कारोबार के ऊपर ध्यान दिया। पब्लिक जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। जनता बेचारे रोष थी जनता के अंदर कि हम विधायक के पास जाते हैं, मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं बात करते तो काम नहीं होते हैं। सो स्वास्थ्य सेवाएँ हमारे इसलिए थोड़ा सा जो है काफ़ी पीछे रह गई है। पर उसके बावजूद अभी मैं वहाँ पर जैसे मैं विधायक बना तो मैंने वहाँ पर हर विभाग की अलग-अलग से बैठक मैंने उनके साथ बैठक की। और स्वास्थ्य विभाग से वहाँ पर हमने विधायक बनते ही वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं थी वो हमारे क्षेत्र से वहाँ जो होशियारपुर पड़ता है या फिर ऊना नंगल, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी। तो हमने पहले आते वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन चालू की, डॉक्टर डिप्यूट किया और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन अभी वहाँ पर हफ्ते में 2 दिन का वो अल्ट्रासाउंड हो रहा है। उसके साथ साथ चिंतपूर्णी हॉस्पिटल के अंदर भी हम बड़ी जल्दी वहाँ पे कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन जो है चालू कर रहे हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे जो टेस्ट जो से हमें डॉक्टर जो बाहर से लिखते थे, तो हमने वो लैब का जो प्रबंध है अभी इसी महीने हम लैब चल बन के तैयार हो गई है। लगभग 84 टेस्ट जो है
वो हॉस्पिटल के अंदर होंगे। और हमने 2 डॉक्टर जो है और डिप्यूट वहाँ पे मैंने बात चली हुई है अभी सरकार से कि हम वहाँ पे 2 डॉक्टर जो है गायनी स्पेशलिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है मैंने वहाँ पे हम डिप्यूट कर रहे हैं कि वो लोगों को जो सुविधा जो वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल ऊना में या होशियारपुर में जाना पड़ता तो वहाँ पे हो। तो सबसे स्वास्थ्य को लेकर के हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं और हमारी विधानसभा के आने वाले समय में ये सारी समस्याएं जो हल होंगी क्योंकि हम उस पर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं अभी। 14 जनवरी 2023 को आपने एक और पोस्ट सोशल मीडिया पे लिखी थी जिसमें आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो वादे पूरा करती है मित्रों, ओपीएस हमने बहाल कर दी, 1500 भी जल्द मिलेंगे। सवाल ये है, नेता प्रतिपक्ष ओपीएस के ऊपर कह चुके हैं कि ओपीएस नहीं दे रहे हैं, जलेबी की तरह गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। 1500 के ऊपर आपके ही ऊना जिला के नेता सतपाल सिंह सत्ती कहते हैं कि 1 अप्रैल तक विपक्ष कोई महिला बता दे जिसके खाते में 1500 रुपये डल जाएंगे। इन दोनों का समाधान कब हो पाएगा, ये मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। देखिए, पहली कैबिनेट के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहाल की है और अभी 1 अप्रैल से जो है हम ओपीएस तो देने जा रहे हैं। तो सरकार का पहला जो वादा था वो हमने पूरा किया है। दूसरी बात, 1500 रुपया महिलाओं को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि हम जल्द ही इस बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान करके, क्योंकि जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की कमान संभाली, 75,000 करोड़ का जो कर्ज है जो पिछली सरकार ने जो छोड़ के गई है, जो हमें विरासत में मिला है, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि प्रदेश की वित्तीय हालत बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, पर उसके बावजूद भी ओपीएस को बहाल करना और साथ साथ हमारी सरकार का हमने ये बोला कि 3 महीने मेरी सरकार को हुए हैं। तो पाल सिंह सत्ती जी अपनी जगह सही है कि आज विपक्ष में बैठे हैं। आनन फानन में जो उन्होंने संस्थान खोलने की कोशिश की है, वहाँ पर आज की डेट में उनको दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर हमने डबल इंजन की सरकार है, वो एक चीज़ चलाते रहे, तो उसके बावजूद भी जनता ने उनको विपक्ष में बिठा दिया और वो थोड़ा सा उनको हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी आस्ते आस्ते करेंगे। बाकी हमारी सरकार वो 5 साल के लिए है। आने वाले समय में हम महिलाओं को 1500 रुपया भी देंगे और बाकी जो वादे हैं वो 10 वादे सरकार को है, वचनबद्ध है पूरे करने के लिए। तभी हमारी सरकार हम इसको पूरे तरीके से लागू करेंगे। आपकी सरकार में एक मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो भी आपकी तरह युवा हैं और उनकी जब सोशल मीडिया की कोई पोस्ट आती है उसके ऊपर जय श्री राम लिखा होता है। हम सुदर्शन बबलू का भी जब सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे थे, 27 दिसंबर को एक पोस्ट डली थी जय श्री राम। लोगों की प्रतिक्रियाएं उसके ऊपर चौंकाने वाली भी थी और कई लोग तो ये भी सोच रहे थे कि कांग्रेस का विधायक जय श्री राम लिखता है, कारण क्या है? क्या इसके पीछे कुछ और भी बातें हैं या फिर साधारण तौर पर जैसे विक्रमादित्य जी भी लिखते हैं उसी तरह का कुछ है? देखिए, जय श्री राम भगवान श्री राम जी का नाम है। अगर पर्टिकुलर पार्टी का कोई ये नारा नहीं है तो भगवान सबके हैं। कांग्रेस पार्टी के भगवान भी वही हैं, बाकी पार्टियों के भगवान भी यही हैं। पर अगर इसको राजनीतिक करने की बाकी लोग कोशिश करें तो मैं समझता हूँ भगवान के नाम से राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है। जय श्री राम एक भगवान का नाम है, हमें उस पर लिखना चाहिए। हम जैसे भी राम मंदिर का जब जैसे अयोध्या में एक फैसला आया कि राम मंदिर बनेगा तो हमारी सरकार ने उसको स्वागत किया। तो भगवान, ये लोग सिर्फ धर्म के नाम से उसके नाम से व्यक्तिगत जाति के नाम पर ये वोट मांगने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ सरासर गलत है। भगवान का नाम लिखना मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है, मैं भी लिखता हूँ, सब लिखते हैं, सबको लिखना भी चाहिए। सबको भगवान तो सबके हैं। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। आपका विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक शक्तिपीठ है, माता चिंतपूर्णी का दरबार वहां लगता है। सवाल आपसे ये है, क्या उसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो उसके लिए भी सुदर्शन बबलू कुछ प्लान मन में लेकर चले हैं? देखिए, माता चिंतपूर्णी जी एक मंदिर का जो सौंदर्यकरण है, जैसे वैष्णो देवी माता का जो तरीके से उस पैटर्न पे काम वहाँ पे कर रहे हैं और उसके प्रसाद योजना है जहाँ पर उस योजना के तहत वहाँ पे 40 करोड़ रुपए जो लगभग हमें वहाँ पे मंजूर हुआ है। तो सरकार अभी हमारे सरकार बनते ही वहाँ पे हमारे एक नया काम शुरू किया, भजन संध्या के नाम पर माता चिंतपूर्णी जी के दरबार में हमने शुरू किया है वहाँ पर। और उसके बाद भी और भी हम काम वहाँ पे हम रोपवे का एक जो काम है वो शुरू करेंगे और रोपवे लगेगी वहाँ पर। माता चिंतपूर्णी जी का जो वहाँ पे जो ज़मीन है, जो आसपास मंदिर के पास ज़मीन है, उसको हमने सरकार ने वो लेना शुरू किया है। तो सरकार उसकी ज़मीन को भी पूरी तरीके से जैसी ज़मीन हमारे उसमें आ जाती है तो उसके बाद उस माता के मंदिर का बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। और इसी सरकार के अंदर माता चिंतपूर्णी जी का जो है वैष्णो देवी माता का मंदिर जैसे उस तरीके से वहाँ पर उसको सुंदरीकरण किया जाएगा। और जैसे जो देश के अंदर जो बड़े मंदिर हैं
जैसे उनका नाम सबसे आगे आता, तो माता चिंतपूर्णी जी का दरबार जो शक्तिपीठ है वहाँ पे हम उसी तरीके से वहाँ माता चिंतपूर्णी जी के काम को वहाँ का आगे करेंगे। आप राजनीति में अपनी एंट्री का सबसे बड़ा श्रेय किसको देते हैं? मैं राजनीति में एंट्री का जो सबसे बड़ा श्रेय है, मैं पहले तो चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता को देता हूँ, जिन्होंने मुझे उन्होंने आवाज़ उठाई थी अब कि हमें पहले लोग बाहर से आकर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, तो आप यहाँ पर आए और हमारे विधानसभा का नेतृत्व करें, हमारी विधानसभा रिजर्व थी। तो पहले तो चिंतपूर्णी विधानसभा की हमारी एक टीम है जिन्होंने हमारे साथ मिलजुल के काम किया। तो इस तरीके उन्होंने मैं पार्टी से तो जुड़े थे हम पहले से, मैं NSUI में, यूथ कांग्रेस में, सेवा दल में मैं पार्टी के साथ था। तो उसमें मुझे लोगों ने हमें बोला कि यहाँ पर हमारी विधानसभा के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी विधानसभा के अंदर नेतृत्व करे। तो वहाँ पर और उसके साथ हमारी टीम और मेरा परिवार, जिन्होंने मेरे साथ दिन रात मेहनत की और दिन साथ मेरे साथ चले, तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने परिवार को भी मेरा देता हूँ और मेरी चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता को भी देता हूँ। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक सुदर्शन बबलू मौजूद थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।